रीडिंग है कर संरचना। मैम नया चैप्टर है। हाँ बेटी नया चैप्टर है। कर संरचना टेक्स्ट स्ट्रक्चर। रीडिंग कीजिएगा कर, रीडिंग कीजिएगा कर टेक्स्ट, रीडिंग कीजिएगा कर। अच्छा बताएं कर किसे कहते हैं? टैक्स में जब कोई सामान बाहर से आता है या जैसे कोई गाड़ी निकाली गई उसमें जो चलती है जो गाड़ी तो उसका जो इनकम टैक्स होता है वो गवर्नमेंट लेती है। या कोई सामान बाहर से जो निर्यात होता है उसको मतलब राज्य सरकार पैसा लेती है। इससे वो करता है। अगर आप उसे डिफाइन करना चाहेंगे कर कहते किसे हैं? क्या कर कहते किसे हैं? वो तो आप बता रहे कि हाँ कहाँ कहाँ कर लगता है, लेकिन कर किसे कहते हैं? मैम कर वह व्यवस्था है मैम जो वस्तुओं और सेवाओं पे लगता है, जैसे आम जनता कोई वस्तु या सेवा यूज करती है तो उसके बदले टैक्स देती है, उसे कर कहते हैं। और ये कैसा अनिवार्य होता है या ऐच्छिक होता है? मैम अनिवार्य भी होता है ऐच्छिक भी हो सकता है। ऐच्छिक भी हो सकता है। नहीं मैम जो प्रत्यक्ष कर लगता है प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष बेटी वो अनिवार्य होता है, उसे आपको पे करना ही पड़ता है। तो कैसा है ये? अनिवार्य है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कर किसे कहते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप बता पाएँ कि कर किसे कहते हैं। आपको पता तो है कि कहाँ कहाँ लगता है, किस तरह से लगता है। तो कर रीडिंग कीजिएगा। कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है। कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो कर आधार से संबंधित व्यक्ति या समूह, जो कर आधार से संबंधित व्यक्ति या समूह द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल के देना होता है। व्यक्ति या समूह द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल के देना होता है। व्यक्ति या समूह द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल के देना होता है। बात समझ में आया? कि कर किसी व्यक्ति पे भी लग सकता है, किसी समूह पर भी लग सकता है। और ये क्या है? एक अनिवार्य भुगतान है जो आपको करना ही होगा, जिसे करने के लिए आप बाध्य हैं। और ये समूह मतलब व्यक्ति या समूह भी कर लगाता कौन है? तो गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन इसके बदले में उन्हें कोई फायदा नहीं होता। बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी फायदे के वो सरकार को कर पे करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या समूह हो। वो मतलब ये करना उनके लिए अनिवार्य होता है। ये है इसका डिफिनीशन कि कर किसे कहते हैं। एक अनिवार्य भुगतान है जो कोई व्यक्ति या समूह के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, जिसे उन्हें पे करने के लिए मतलब अनिवार्य होता है और इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता, इसका उन्हें कोई डायरेक्ट प्रतिफल नहीं मिलता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन सरकार सेवाएं देती है ना बिजली, जैसे आपसे ले रही है तो आपको उसके बदले में कोई फायदा तो नहीं दे रही है ना कि आप मुझे पैसा दे रहे हैं। नहीं, हाँ उस पैसे का उपयोग करके सरकार निवेश करेगी, उस निवेश के द्वारा गरीब लोगों की, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए व्यवस्था करेगी, देश के विकास का काम करेगी, लेकिन उसके बदले में आपको कोई फायदा सरकार डायरेक्ट नहीं पहुंचाती है। जैसे बिजनेसमैन से ले रही है तो उनको ये थोड़ी करेगी कि आप इतना मुझे टैक्स दे रहे हैं, इसके बदले में आपको इतना का लैंड में दे रहा हूँ या इतनी की आपको बिजली फ्री दे रहा हूँ या पानी फ्री दे रहा हूँ। ऐसा कोई सुविधा सरकार नहीं देती, बदले में उन्हें कोई प्रतिफल उसका नहीं मिलता है। ये अनिवार्य भुगतान है। नेक्स्ट पॉइंट। कर को ना चुकाया या कर को ना चुकाना या कर की चोरी करना, कर को ना चुकाना या कर की चोरी करना
कानूनन दंडनीय अपराध है। कर एक अनैच्छिक शुल्क होता है। कर एक अनैच्छिक शुल्क होता है। अभी आपने कहा ना कि कर ऐच्छिक भी हो सकता है, लेकिन ऐच्छिक नहीं होता है। कर कैसा होता है? एक अनैच्छिक शुल्क होता है। कोई भी जिसे देना नहीं चाहता, लेकिन वो देना अनिवार्य होता है। कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकार लगाती है, स्थानीय सरकार लगाती है। केंद्र सरकार में केंद्र लगाती है, और राज्य नहीं लगाती और स्थानीय सरकार नहीं लगाती। वो भी लगाती है, लेकिन कुछ लिमिटेड चीज, यानी कि कर तीनों स्तर पे लगाया जाता है। स्थानीय सरकार भी लगाती है, राज्य सरकार भी लगाती है और केंद्र सरकार भी लगाती है। तीनों स्तर की सरकारें लगाती हैं, ठीक ना। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। देखिए, स्थानीय जो सरकार है, जैसे कि आपके प्रधान वगैरह हैं, अगर कोई लैंड है सरकारी, उसे कोई यूज़ करना चाहता है या मेले वगैरह कहीं पे लगाने के लिए परमिशन लेते हैं, तो ऐसे में वो हल्का फुल्का शुल्क ले सकते हैं, मतलब उनको परमिशन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कहीं ऐसा परिहार नहीं है। मैम टोल टैक्स कहाँ पे जाता है? हाँ बेटी, टोल टैक्स कहाँ पे जाता है? जैसे जो लोग हाँ टोल टैक्स वो राज्य से, नहीं, टोल टैक्स नहीं मैम, जैसे जो आप बोल रही हैं अभी, जो लोकल गवर्नमेंट जो लगाती है उसका मैम टैक्स कहाँ पे जाता है? उसका भी आप जैसे लोकल लगाएगी तो उसका प्रधान यूज करेंगे, राज्य सरकार लगाएगी तो राज्य यूज करेगी, और अगर केंद्र सरकार लगाती है तो कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार वसूल करती है, केंद्र सरकार ही कंज्यूम करती है। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार वसूल करती है, राज्यों को भी देती है। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार लगाती तो है, लेकिन वसूल करके खर्चा करने का अधिकार राज्यों को होता है। तो कई सारी कंडीशन है, वो भी आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से कंडीशन है और कौन कौन से कर कौन लगाता है, कौन वसूल करता है, कौन उसका फायदा लेता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखा एक अनैच्छिक शुल्क होता है जिसे सरकार की गतिविधियों को संचालित करने के लिए, जिसे सरकार की गतिविधियों को संचालित करने के लिए सरकार की गतिविधियों को संचालित करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय या राज्य सरकार द्वारा, स्थानीय, क्षेत्रीय या राज्य सरकार द्वारा या राष्ट्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है। जिसे स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है। कर आधार वह आधार है जिसके अनुसार कर लगाया जाता है। कर आधार वह आधार है जिसके अनुसार कर लगाया जाता है। कर आधार वह आधार है जिसके अनुसार कर लगाया जाता है। जैसे आय कर में आय आधार होता है, जैसे आयकर में आय आधार होता है। आयकर में आय इनकम आधार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कर दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। कर दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। अब ये कीजिएगा, कर के उद्देश्य, कर लगाने का उद्देश्य क्या है? कर के उद्देश्य, कर के उद्देश्य, पर्पज ऑफ टैक्स। इसमें पहला हेडिंग कीजिएगा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए सरकार
आपने बताया सरकार के पास जो पैसे आते हैं, जो कोष में धन आता है, वो ऐसा तो नहीं है कि सरकार छाप के अपने कोष में लेके आती है। वो निश्चित ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में जो जनता के ऊपर टैक्स लगाती है, उसी से सरकार के कोष में पैसा आता है। इसके अलावा सरकार खुद भी इन्वेस्ट करती है, निवेश करती है। कई सारे सार्वजनिक उसके उद्योग धंधे और चीज़ें हैं जहाँ पे निवेश करके वहाँ से भी पैसे आलू करते हैं, जैसे रेलवे से, जैसे बहुत सारे उनके अपने उद्योग धंधे हैं, उससे उन्हें पैसा मिलता है। तो इन सभी चीज़ों से उन्हें जो धन मिलता है वो सारे क्या होते हैं, उसी से सरकार काम करती है। तो जो आप टैक्स देते हैं या जो सरकार टैक्स लगाती है, उसके मतलब कई सारे उपयोग होते हैं, जिसमें से सबसे पहला उपयोग क्या है, आर्थिक विकास। क्योंकि उसी पैसे का उपयोग करके सरकार आपके आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करती है, फिर नए नए निवेश करती है, नई नई जगहों पे पैसे को लगाती है ताकि पैसे वहाँ से और भी आए और लोगों को और ज़्यादा अच्छे से अच्छी सुविधाएं दी जा सके, देश की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। तो इन सभी चीज़ों में उन पैसे का यूज करती है हमारी गवर्नमेंट। तो क्या काम कर रही है, आर्थिक विकास का काम कर रही है। तो इसमें नोट कीजिएगा, कर लगाने का एक प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास है। कर लगाने का एक प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास है। यह मान्य अवधारणा है कि आर्थिक विकास हेतु, यह मान्य अवधारणा है कि आर्थिक विकास हेतु, यह मान्य अवधारणा है कि आर्थिक विकास हेतु पूंजीगत निवेश आवश्यक है। पूंजीगत निवेश, यह मान्य अवधारणा है कि आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेश आवश्यक है। पूंजीगत निवेश आवश्यक है। सरकार निवेश हेतु धन का प्रबंध, सरकार निवेश हेतु धन का प्रबंधन, सरकार निवेश हेतु धन का प्रबंधन विभिन्न घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों से करती है। विभिन्न घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों से करती है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों से करती है। आगे, कर से प्राप्त आय को सरकार इच्छानुसार व्यय करती है। कर से प्राप्त आय को सरकार इच्छानुसार व्यय करती है। नेक्स्ट हेडिंग, मूल्य स्थिरता। दूसरा क्या काम है इसका, मूल्य स्थिरता। तो बताएं, क्या मूल्य स्थिरता को प्रभावित करती है सरकार कर लगा करके? बढ़ा चुकी हूँ, भूल रहे हैं आप लोग, मुद्रा स्थिति में बढ़ाया है मैंने। मूल्य क्या, वस्तु और सेवाओं के मूल्य को स्थिर करने में सरकार का योगदान है कर के द्वारा। याद आया कैसे? मैम जैसे कि जब ज़्यादा सस्ती होने लगती है वस्तुएं तो कर बढ़ा देते हैं, जब ज़्यादा महंगी होने लगती है तो घटा देते हैं। जब वस्तु और सेवाएं ज़्यादा महंगी होने लगती है तो ऐसे में सरकार क्या करती है, इसका मतलब पैसा लोगों के पास ज़्यादा हो गया है तो पैसे को मार्केट से खींचने के लिए क्या करती है, वो कर को की दर को बढ़ा देती है, जिससे मूल्य स्थिरता आती है। और अगर वस्तु और सेवाएं बहुत सस्ती हो रही है, इसका मतलब मार्केट में पैसा नहीं है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ऐसे में मार्केट में पैसे का फ्लो ज़्यादा हो, इसके लिए क्या करेंगी, टैक्सेस की दरों को हटा देंगी। तो बात समझ में आया ना, मूल्य स्थिरता इनका अगर हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है, आपको बार बार याद करना पड़ेगा। तो इसमें नोट कीजिएगा, कर मुद्रास्फीति प्रबंधन का भी एक बेहतर विकल्प है। कर मुद्रास्फीति प्रबंधन का भी एक बेहतर विकल्प है। कर मुद्रास्फीति प्रबंधन का भी एक बेहतर विकल्प है। वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर में वृद्धि करके
वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर में वृद्धि करके उनकी मांग को प्रभावित किया जा सकता है। वस्तुओं सेवाओं पर कर में वृद्धि करके उनकी मांग को प्रभावित किया जा सकता है। वस्तु एवं सेवाओं पर अधिक कर उनकी मांग को हतोत्साहित करता है। वस्तु एवं सेवाओं पर अधिक कर उनकी मांग को हतोत्साहित करता है। वस्तु एवं सेवाओं पर अधिक कर उनकी मांग को हतोत्साहित करता है तथा अन्य क्षेत्रों में खर्च को प्रोत्साहित करता है। अन्य क्षेत्रों में खर्च को प्रोत्साहित करता है। जैसे अगर आप निजी वाहन से चलना चाहते हैं, इच्छुक हैं और उस पर टैक्सेस बढ़ा दिया जाए, उसका कीमत ज़्यादा हो जाए तो आप उसे नहीं लेंगे, फिर आप सार्वजनिक जो परिवहन होगा उससे आना जाना पसंद करेंगे। यानी कि आपने उस वहाँ पैसे इन्वेस्ट ना करके अब उस पैसे का दूसरी जगह यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हेडिंग है हानिकारक उपभोग को हतोत्साहित करना। हानिकारक उपभोग को हतोत्साहित करना। हानिकारक उपभोग मतलब समझ रहे हैं क्या? जैसे कि मैम जिससे स्वास्थ्य पे हानि पड़ता है या मतलब कोई और चीज़ जिससे मतलब हानि होता है, जैसे कि मैम एग्जाम्पल में जैसे कि अवैध रूप से नशीली पदार्थ, वेरी गुड, तंबाकू, अल्कोहल, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसका सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, अगर इनके ऊपर सरकार टैक्सेस बढ़ा दे तो इनका कीमत भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब कीमत बढ़ेगा तो लोग उसका उपभोग कम करेंगे तो स्वास्थ्य पे थोड़ा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम आएगा। तो ये बात समझ में आया या नोट करवाना पड़ेगा? समझ गया ना? जैसे अल्कोहल, सिगरेट, बीड़ी, जो भी आप समझ रहे, जो नशीले पदार्थ हैं वो सारे, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या ठोस फॉर्म में हो, अगर उन पर कर बढ़ाएगी सरकार, और इसीलिए आपने सुना भी होगा कि सरकार इस बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगाती है। सबसे ज़्यादा अगर इस तरह की चीज़ों पे देखें तो सरकार को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? ऐसे पदार्थों के ऊपर से ही पैसे उनको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यानी कि इतना सरकार टैक्स लगाती है, उसके बावजूद भी लोग इसका सेवन करना बंद नहीं करते हैं या करते हैं। तो सरकार के यहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होती है, ताकि इस ऐसी चीज़ों को बिकने से हतोत्साहित करती है सरकार, बंद नहीं करती, क्योंकि सरकार को भी फायदा है इससे, अच्छा खासा उनको पैसा मिलता है यहाँ से, लेकिन वो इस पर टैक्सेस बढ़ाती है कि ये कम बिके। हाँ, समझ में? अभी तो सरकार ने ये बातें कर दिया कि जो भी ऐसे नशीले पदार्थ हैं उनके पेपर कवर पे ओवर जो लगा रहता है उस पर 60% पे तो दिखाइए कि ये कितना हानिकारक है। जैसे आपने देखा होगा ना, कैंसर जैसे फोटो लगे रहते हैं और लिखा रहता है कि ये कैंसर कारक है। तो ये भी बाध्यकारी कर दिया सरकार ने कि एडवर्टाइजमेंट उसमें होना चाहिए और उसके कवर पेज पे कम से कम 60% में वो छपा होना चाहिए, या लोगों को जागरूक करने के लिए। मतलब सरकार सब कर रही है, इनडायरेक्ट में भी दाम भी बढ़ा रही है, ऐड भी कर रही है, लेकिन उसको बंद नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार को उससे फायदा हो रहा है। जबकि सरकार चाहे तो बंद कर दे तो ना टैक्स बढ़ाने की झमेले हैं और ना ही उस पर ऐड करने की बाध्यता होगी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा उनको यहाँ से मिलता है। वो क्यों अपना नुकसान करने जाए? जो खा रहे हैं समस्या उनको होगी, वो झेलें, है ना? लेकिन क्या करना चाहिए सरकार को? बंद कर देना चाहिए। अगर पुराने ज़माने के राजाओं वाली बात करें, जैसे वो लोग कहते हैं ना कि प्रजा हमारी संतान है, अगर वो अपनी प्रजा को संतान मानते हैं तो उन्हें ऐसी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। जैसे आपने देखा था ना, अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने बंद करवा दिया था ना कि शराब बिकेगा भी नहीं और कोई इस तरह से बैठ करके ड्रिंक भी नहीं करेगा, तो उन्होंने रोक लगा दिया था। अशोक ने भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारे इतिहास में ऐसी इच्छा शक्ति रखने वाले राजा हुए हैं, लेकिन आज के हमारे राजा के पास ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग बिहार में बंद कर दी है ना। भले ही बिहार की सरकार को लोग लाख दोष देते हों, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई
और उन्होंने बंद कर दिया। अवैध रूप से भले अब नेपाल से तो अभी वो भी अलग घर बात घर के है। आता है, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम बंद करने की हिम्मत तो करी उन्होंने, ये बड़ी बात है। काफ़ी हद तक कम हो जाता है इससे चीज़ें। वही लोग ले पाते हैं जो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, कम से कम ऐसे खुलेआम सरेआम तो नहीं। बेटी जिलाधिकारी से लेना तो जिले में तो बंद ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत होगा उसमें ट्रांसफर करने की वजह से कर नहीं बस पाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिवाय ट्रांसफर के कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए मैम डीएम मंत्री को भी नहीं डरता था, प्रताप देता था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर वो सही है तो वो कुछ भी कर सकता है। बस ये है कि मंत्री बहुत करेंगे तो सोच लगा के ट्रांसफर करवा देंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं कोई, ये सही है। इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो कोई भी। ये जो मैं माना सवाल के लिए मुझसे वाला, इसमें जो कुछ मामला था तो डीएम को आगे तो उन्होंने बता दिया कि आपको मंत्री साहब पता होगा ना, वो पूछ लेना फोन करके उनके दोस्त की पावर नहीं, वो डीएम जो है ना वो जिले का राजा है। वही पता है मैम, उसके पास एक पावर होती है जो है अपने जिले में वो जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ उनको ट्रांसफर कर सकता है, रोक नहीं सकता है। वो जो चाहे बैन कर सकते हैं, जो चाहे वो लागू कर सकते हैं। तो जिले का राजा तो वही है। लेकिन उनका मैम आवाज ही बहुत बड़ा होता है। हाँ, उनका हर चीज़ राजा कहीं घूमे नहीं। हैं मैम उस आवाज में। नहीं, अच्छा ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, मोटिवेशन मिलता है ना। आप भी उस जगह पे जाना अगर चाहिए। एंट्री नहीं हो पाती मैम, वहाँ बहुत फोर्स लगी होती है। कोई बात नहीं, चलिए आ जाते हैं आपके टॉपिक पे। भुगतान संतुलन से संबंधित मामले। 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 अब बताएं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपको रटना ही नहीं है। आप पिछले 2-3 चैप्टर में इतना पढ़ चुके हैं कि अब आप कड़ी आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको रटना नहीं है, बस समझ जाएंगे। अब जरा बताएं कि भुगतान संतुलन को व्यवस्थित करने में सरकार जो कर लगाती है वो कैसे काम करता है। ये टैरिफ वाला तो नहीं है। बाबू, भुगतान संतुलन मतलब जो विदेशों से हम आयात निर्यात करते हैं। वही और संतुलन कब रहेगा, जब हमारा आयात और निर्यात दोनों बैलेंसिंग होता है। तो ये बैलेंसिंग करने में सरकार जो टैक्स लगाती है उसका कैसे रोल है। जैसे कि मैम वहाँ से अगर विदेश से आ रही है तो उस पर टैरिफ टैक्स लगा दी, और मैम जैसे यहाँ से निर्यात करना है तो अपना जो मतलब यहाँ की निर्माण की वस्तु उस पर टैक्स घटा के सस्ती दामों में निर्यात करेंगे। बहुत बढ़िया, समझ में आया आप लोगों को कि सरकार कैसे टैक्स के द्वारा इसको संतुलित करती है। सबको समझ में आया पॉइंट। आप इसलिए कह रहे हैं ना, मैं जैसे जैसे हेडिंग डालूंगी ना तो आपको दिमाग में चलना चाहिए कि सरकार ये कैसे कर रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरकार जब मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने वाला जो काम है ना वही यहाँ भी चल रहा है। तो सरकार भुगतान संतुलन कैसे करेगी, यानी कि आयात और निर्यात कम से कम बराबर हो। ये ना हो कि हमारा आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है, तब तो असंतुलित हो जाएगी। संतुलित मतलब कम से कम बराबर होना चाहिए। अभी हम चूँकि भुगतान में आधिक्य नहीं हो पाए, इतनी अच्छी भी हमारे यहाँ की व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन कम से कम और बराबर हम क्या चलते हैं, घाटे में चलते हैं, संतुलन में ही नहीं रहते। तो संतुलन बनाने के लिए सरकार प्रयास कर सकती है। कैसे करेगी, जो वस्तुएं आयात होती हैं उस पर क्या करे, टैक्स बढ़ा दे। जब आयातित वस्तुओं पर टैक्स ज़्यादा लगेगा तो उनकी कीमतें क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। और जब उनकी कीमतें ज़्यादा होंगी तो क्या आप उन वस्तुओं को परचेज करना चाहेंगे, नहीं परचेज करना चाहेंगे। फिर आप क्या लेंगे, मेड इन इंडिया। और अगर निर्यात करने वाली जो चीज़ें उस पर सरकार प्रोत्साहन दे तो वो चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि वो सस्ती होंगी, उस पर सरकार शुल्क कम लगाए तो वो क्या सस्ती होंगी तो दुनिया के जो अन्य कंट्रीज हैं वो उन वस्तुओं को लेना चाहेंगे। और जब वो लेंगे तो निर्यात बढ़ेगा तो आपका इनकम बढ़ेगा, यानी कि आपके देश का विकास होगा और आपका निर्यात बढ़ने से भुगतान संतुलित हो जाएगा। तो ये सरकार जो कर लगाती है इससे हमारे भुगतान संतुलन पर भी बड़ा इम्पैक्ट आता है। बात समझ में आ गया, नोट करवाना पड़ेगा क्या, भूल तो नहीं जाएंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आय का पुनर्वितरण करने में ये सरकार क्या का उपयोग करके आय का पुनर्वितरण कैसे करती है। आय का पुनर्वितरण करने में
मैम जो पूंजीपति लोग हैं उनसे टैक्स लेके सब्सिडी द्वारा जो मतलब इसके में योग्य हैं उनको बांट देती है सरकार, ऐसे भी कर सकती है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये सबसे बढ़िया तरीका है। क्या बाकी लोगों को समझ में आया है बात? अगर किसी को ना आया हो तो पूछिए, और अगर आया हो तो एक्सप्लेन करें। आई बात समझ में? क्या समझे? नहीं समझे बाबू? ठीक है, अभी हम समझा रहे हैं। और किसी को समझ में आया? कोई बताएगा मुझे कि सरकार कैसे आय का पुनर्वितरण करेगी? सिर्फ एक ही इंसान, एक ही बच्चे को समझ में आया? सिर्फ सर्वेश ही बता रही इसका उत्तर, बाकी लोगों को भी तो मैं पढ़ा रही हूँ, और मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई भी हैं, लेसन में काफ़ी कुछ मैंने बताया है, तो रीड कर सकते हैं ना आप लोग उत्तर में? सब लोग जानते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते। अच्छा, जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, इसीलिए तो बुलवा रही हूँ। बोलिए, कैसे करेगी गवर्नमेंट आय का पुनर्वितरण? अभी आपने सुना, सुनने के बाद भी नहीं समझे। मैम जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हाँ उनसे मैम जैसे टैक्सेस के ले पैसे, उसके बाद में फिर जो सब्सिडी वगैरह उनको मतलब प्रोवाइड कर दें, जैसे जो जो लोगों के पास नहीं है, फार्मर्स को फार्मर्स को हो गया, मतलब ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह जैसे हम लोग का हाँ, हुआ, कहीं भी। नवोदय वगैरह हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छे। यानी कि अब जैसे सरकार आप लोगों को जो ये फ्री की सुविधाएं दे रही है, इसमें सरकार पैसे तो इन्वेस्ट कर रही है ना, टेक्नोलॉजी दे रही है, टीचर्स रख रही है, और बहुत सारे अधिकारी लगे हुए हैं। यानी कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं वस्तु और सेवाओं का, चाहे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या आपके हॉस्पिटल्स हों या शिक्षा से संबंधित संस्थान हो, मतलब वस्तु और सेवाओं का जो बड़े स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार क्या करती है? टैक्स, उनकी आय पे टैक्स लगाती है, और उससे जो पैसा प्राप्त होता है, यानी कि जिस पर पैसा ज़्यादा है उससे उन्होंने पैसे ले लिए, और जो वंचित वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो किसान वर्ग हैं, या जो मध्यम आय रखने वाले हैं, ऐसे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सब्सिडी के द्वारा या बहुत सारी चीज़ों में और भी ज़्यादा सुविधाएं दे करके, जो बहुत योजनाओं के द्वारा मैम पैसा जो दिया जाता है, भी जैसे मनरेगा के द्वारा किसान सम्मान निधि हो गया, अभी किसान सम्मान निधि हो गया, हाँ किसान सम्मान निधि हो गया, जो पेंशन डायरेक्ट हो 2000 हर महीने, मतलब साल में कितनी बार आते हैं? 6,000 आते हैं 3 बार। 3 बार, 3 फसलें होती है ना हमारे यहाँ, रबी, खरीफ और जायद, तो 3 बार गवर्नमेंट देती है किसानों को, और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं भी चलाती है, और बहुत सारी चीज़ों को जैसे खाद पे, बिजली पे, पानी पे, बीज पे, कीटनाशकों पे सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है, ताकि जो जनता है, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, वो भी ऐसी चीज़ों को परचेज कर सके और अपनी आय को बढ़ा सके, उत्पादन बढ़ा सके, आय बढ़ा सके, इनकम बढ़ा सके। तो पैसे को लेकर के फिर क्या करें? दोबारा से लोगों में वितरित कर रही है, तो इससे क्या हो रहा है? आय का पुनर्वितरण कर रही है गवर्नमेंट ऐसे लोगों के पास जिनके पास आय नहीं है, अपने टैक्सेशन के द्वारा। तो बात समझ में आ गया? लिखवाने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना? आप बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं आप लोग इससे पहले आप लोग बोल नहीं रहे थे, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, कराधान के सिद्धांत एवं अच्छी कर प्रणाली की विशेषता। कराधान के सिद्धांत एवं अच्छी कर प्रणाली की विशेषता। कराधान के सिद्धांत एवं अच्छी कर प्रणाली की विशेषता। ये आपने देखा कि कर के उद्देश्य क्या है, जो सरकार कर लगाती है उससे क्या क्या वो काम करती है। तो पहला आपने देखा आर्थिक विकास पे ध्यान देती है, दूसरा आपने देखा मूल्य स्थिरता, भुगतान संतुलन से संबंधित मामले और आय का पुनर्वितरण। एक और मैंने बीच में बताया था हानिकारक जो होने वाली वस्तुएं पर रोक लगाना या हतोत्साहित करना। ये लगभग 5 काम जो कि डायरेक्ट मोटा मोटा काम है वो गवर्नमेंट कर के द्वारा करती है। अब हम बात करेंगे कि कराधान के सिद्धांत क्या हैं, कौन कौन से तरीके हैं जो मतलब सिद्धांत हैं जिसके तहत सरकार कर लगाती है। हाँ बाबू आप कह रही थी ना, समझ में नहीं आ रहा, आया तो बात समझ में? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। और आगे था आपका अच्छी कर प्रणाली की विशेषता, यानी कि कर किस आधार पे, किस सिद्धांत पे लगाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी अच्छी कर प्रणाली की विशेषता को व्यक्त करते हैं। तो इसमें नोट कीजिएगा, एडम स्मिथ के कराधान के 4 सिद्धांत बताए हैं। एडम स्मिथ ने कराधान के 4 सिद्धांत बताए हैं। एडम स्मिथ ने कराधान के 4 सिद्धांत बताए हैं जो अच्छी कर प्रणाली की विशेषता भी है। एडम स्मिथ ने कराधान के 4 प्रकार बताए हैं जो
अच्छी कर प्रणाली की विशेषता भी है। एडम स्मिथ ने कराधान के 4 सिद्धांत बताए हैं जो अच्छी कर प्रणाली की विशेषता भी है। इसमें पहला है समता। समता। हाँ बेटे, समता, समता ये पहला। दूसरा है मितव्ययिता। समता है और है आपका मितव्ययिता और सुविधाजनक। मितव्ययिता ये दूसरा है। तीसरा है सुविधाजनक। और आपका चौथा है अस्थायित्व। अस्थायित्व ये 4 उन्होंने बताए हैं विशेषताएं। एक शब्द आया है यहाँ पे समता। क्वालिटी में ये शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोगों को प्रेम्बल याद है? प्रेम्बल याद है? प्रस्तावना किसे याद है? अरे 2 लोग हैं यहाँ पे। प्रेम्बल में आपको भी याद है, बहुत अच्छी याद होना चाहिए क्योंकि वहाँ से क्वालिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से शब्दों का उपयोग किया गया है, कितने अधिकार हैं, कितने आपके स्वतंत्रता का उपयोग किया गया है आपके प्रेम्बल में। तो प्रेम्बल में ये समता का शब्द का प्रयोग हुआ है। तो समता और समानता 2 शब्द हैं, एक है समता और एक है समानता, दोनों में अंतर है। समानता किसे कहते हैं और समता किसे कहते हैं? समानता लाने के लिए समता का प्रयोग किया जाता है। हाँ बेटे, मैम बताएं। वेरी गुड। मैम समानता में अगर न्याय जोड़ दिया जाए तो वो समता हो जाता है। और भी अच्छे, बहुत अच्छे। एग्जाम्पल आरक्षण हो सकता है। हाँ हमारी समानता का क्या है? उत्तर देने का तरीका काफी अच्छा था, स्मार्ट और अच्छा उत्तर था। यानी कि स्वतंत्रता में अगर आप क्या जोड़ दें? न्याय जोड़ दें, यानी कि न्याय के साथ आप मतलब समानता में अगर आप न्याय को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत चीजों को ध्यान में रख के काम करें तो हो जाता है आपका समता। तो समता मतलब होता है कि जैसे समानता मतलब होता है कि सभी के साथ एक समान व्यवहार करना। लेकिन समता मतलब होता है कि उनमें से जो कमजोर है उसको उठाने के लिए उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर देना ताकि वो भी आपके बराबर हो जाए, उसी को कहते हैं समता। वही टैक्स में क्या है? समता। यानी कि जो ज़्यादा पैसे वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स, जो कम पैसे वाले उनके ऊपर कम टैक्स, ये हो गया समता। लेकिन अगर समानता कर दे सरकार तो दोनों के ऊपर बराबर टैक्स हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे समानता तो आ जाएगी लेकिन समता नहीं आएगा। तो हमारे देश के लिए समानता ज़्यादा सटीक है, सही है या समता? समता, क्योंकि यहाँ पे गरीबों की संख्या ज़्यादा है। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप हेडिंग कर लीजिएगा समता। अच्छा, समता का इंग्लिश क्या होता है? इक्विटी। इक्विटी। और समानता का इक्वालिटी। बिल्कुल सही, इक्विटी। समता हेडिंग कीजिएगा समता। तो इसके नोट करा दो या आप समझ गए हैं? समझ गए हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना कि सरकार जो कर लगाती है, जिनके पास ज़्यादा आय उनके ऊपर ज़्यादा कर, जिनके पास कम आय उनके ऊपर कम कर। तो इसी को क्या कहते हैं? समता कहते हैं। यानी कि टैक्स लगाते समय सरकार को समता का उपयोग करना चाहिए। जिनके पास ज़्यादा इनकम हो उनसे ज़्यादा कर ले, जिनके पास कम इनकम हो उनसे कम कर ले, यही न्याय संगत है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो समता का उपयोग करना जरूरी है। दूसरा हेडिंग है मितव्ययिता। मितव्ययिता इसका मतलब बता सकते हैं? जो मैम अधिक खर्च करते हैं, मितव्ययी जैसे कि मितव्ययी मतलब क्या होगा? अधिक खर्च करना। आईडी इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश है आपका इसमें तो कुछ और ही दे रहा है, इकोनॉमी दे रहा है। मितव्ययिता का इकोनॉमी दे रहा है। इकोनॉमी बताएं। मितव्ययी आप लोग को समीक्षा अधिकारी का अगर कभी फॉर्म भरे हो, तैयारी किए हो? नहीं।
तो ये शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसमें आता है ना एक शब्द हो और उसकी आपको व्याख्या करनी होती है कि उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो वहाँ पे एक शब्द होता है, उसकी व्याख्या दी गई है। तो मित्र देयता मतलब जो कम खर्च करे, जिसे आप कंजूस कहते हैं। अपोजिट अपोजिट आपने बताया, पढ़े थे मैम वहाँ हिंदी। सही है ना। जिसे आप नॉर्मली कंजूस कहते हैं, उसी के लिए जो अच्छी शब्दावली है हिंदी में, उसे क्या कहते हैं? मित व्ययी कहते हैं। कंजूस शब्द का उपयोग ना करके मित व्ययी कहते हैं। तो मित व्ययिता का उपयोग कैसे सरकार करेगी? तो अच्छा माना जाता है, मतलब कर संरचना में सरकार मित व्ययी कैसे, यहाँ थोड़ा सा आपको मैम जैसे कि जो लोग कम खर्च करते हैं नहीं बेटे, यहाँ दिमाग नहीं जा रहा आप लोगों का। देखिए, जब सरकार टैक्स वसूल करती है तो उसके लिए भी सरकार क्या करती है? एक बनाती है ना, एक ऐसा कोई संगठन होगा जो टैक्स को वसूल करेगा। वसूल करने के प्रोसेस होते हैं, वसूल करके फिर वो पैसा सरकार के खाते में जाता है। लेकिन कोई तो होता है ना जो वसूल करता है, एक उसके लिए क्या होता है? एक संरचना वर्क करती है वसूलने को। GST वगैरह जैसे कि नहीं बेटे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आप कहीं जमा करते होंगे ना, आयकर विभाग या कोई विभाग होगा ना, कोई ना कोई विभाग सरकार बनाती है जो इन टैक्सेस को क्या करती है? वसूल करती है, वसूल करके गवर्नमेंट को देती है। तो कोई भी काम, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आप यहाँ सबके जैसे मैं हूँ, मैं कह दूँगी यहाँ हर बच्चा मतलब 10-10 रुपये कलेक्ट मतलब देगा और फिर उसे कुछ कार्यक्रम होगा और एक काम मैं आपको दे दूँ कि आपको वसूल करना है, यानी कि काम मुझे है तो मैं खुद ना वसूल करके मैं आपको दे दूँ और आप वसूल करके फिर ला के मुझे दे दें। अब आप वसूल करने में और एक दो अपने दोस्त बना लें कि देखो अकेले मुझसे तो लोग डरेंगे नहीं या समझेंगे नहीं, तो एक लोग और मेरे साथ आ जाओ, तो फिर आपको उनको कुछ देना पड़ेगा ना वसूल कराने के लिए। और या फिर मैं आपसे कह रही हूँ तो मुझे करना पड़ेगा, यहाँ तो मैं सिंपल सा दे रही हूँ कारण। लेकिन अगर सरकार एक बनाती है कोई संगठन जो इस पैसे को वसूल करेगी तो निश्चित वहाँ पे सरकार को पैसे देना पड़ेगा ना इस काम के लिए उनको, फिर उनके जो कर्मचारी होंगे उनको वो देंगे। तो मतलब टैक्स वसूल करने में बहुत ज़्यादा खर्चा ना आए, बहुत कम खर्चे में ही टैक्सेस वसूल करके सरकार के पास आ जाए, ताकि सरकार को उस टैक्सेस का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचे, उसका फिर कहीं यूज हो सके। ये ना हो कि बस आपने ढेर सारा आडंबर बिछा दिया कि इतने सारे लोग नियुक्त कर दिए कर वसूल करने के लिए और फालतू का उनको दे रहे हैं रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था और सारी वेतन वगैरह, और उसमें आप बहुत ज़्यादा व्यय कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फिर दिक्कत हो जाएगी ना, बहुत सारा पैसा तो उनके ऊपर चला जाएगा, फिर वसूल की गई आय से हमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा। नोट कर लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कर प्रणाली ऐसी हो जिसमें मित व्ययिता हेडिंग है, आदि मित व्ययिता हेडिंग है और इसमें आपको लिखना है कर प्रणाली ऐसी हो जिससे कर निर्धारण, कर प्रणाली ऐसी हो जिससे कर निर्धारण एवं एकत्रित करने में कम से कम धन व्यय हो। कर प्रणाली ऐसी हो जिससे कर निर्धारण एवं एकत्रित करने में कर निर्धारण एवं एकत्रित करने में कम से कम धन खर्च हो या कम से कम आय का व्यय हो, कम से कम धन व्यय हो। कर प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि कर प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि संभाव्य कर का अधिकतम संभव अंश, संभाव्य कर का अधिकतम संभव अंश न्यूनतम वसूली लागत के आधार पर, न्यूनतम वसूली लागत के आधार पर किया जाए अर्थात कुल कर राजस्व की वसूली की प्रक्रिया में
अर्थात कुल कर राजस्व की वसूली की प्रक्रिया में, अर्थात कुल कर राजस्व की वसूली की प्रक्रिया में प्रशासनिक लागत को न्यूनतम किया जाए, प्रशासनिक लागत को न्यूनतम किया जाए। अब बात समझ में आ गया कि वित्तवेता का मतलब क्या होता है। यानी कि सरकार क्या करती है, हर साल संभावना लगाती है कि इस बार डायरेक्ट टैक्स से इतना इनकम होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स से इतना इनकम होना चाहिए। तो क्या होता है, संभाव्य होता है। फिर उसको संभव बनाने में एक लंबा चौड़ा प्रोसेस चलता है, जिसके लिए प्रशासनिक जाल बिछाया जाता है जो इस काम को करते हैं। तो सरकार इस तरह से काम करे कि प्रशासनिक खर्चे कम से कम आए और जो इनकम है आयकर से वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी को क्या कहेंगे, वित्तवेता। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपका, सुविधाजनक। तो सुविधाजनक का मतलब समझ रहे हैं जी। क्या होगा। जैसे कि जो टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं कि उनको मतलब सुविधा एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए कि वो आसानी से पे कर पाएँ। यानी कि टैक्सेस किस आधार पर ली जा रही है, कितना ली जा रही है, कितना आपको पे करना है, कहाँ पे करना है, ये जो प्रोसेस है ये आसान होना चाहिए ताकि लोगों को पे करने में ज़्यादा समस्या ना। जब समस्या होगी तो वो पे करने से कतराएंगे, और जब वो आसान होगा तो हर कोई करना चाहेगा। क्या इंडिया में आपके यहाँ जो कर मतलब प्रणाली है, क्या ये आसान है, थोड़ी मैम जटिल। जटिल? अपने यहाँ ये आसान नहीं है, जटिल है। बहुत समस्या होती है लोगों को टैक्स पे करने में। ठीक, इसमें लिख लीजिएगा दो लाइन। सुविधाजनक में कर प्रणाली इतनी सरल हो कि, कर प्रणाली इतनी सरल हो कि जनसाधारण को आसानी से समझ में आ सके। कर प्रणाली इतनी सरल हो कि जनसाधारण को आसानी से समझ में आ सके। और अपने कर भार का अनुमान लगा सके, आसानी से समझ में आ सके और अपने कर भार का अनुमान लगा सके। अनुमान लगा सके, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। कर प्रणाली को प्रशासनिक रूप से कार्यकुशल, कर प्रणाली को प्रशासनिक रूप से कार्यकुशल तथा प्रक्रिया और कानून सरल होने चाहिए। कर प्रणाली को प्रशासनिक रूप से कार्यकुशल तथा प्रक्रिया और कानून सरल होने चाहिए। प्रक्रिया और कानून सरल होना चाहिए, यानी कि प्रशासनिक जो ढांचा है वो कार्यकुशल हो, काम अच्छे से करे, तरीके से करे, लोगों को डराए ना, धमकाए ना, परेशान ना करे। साथ ही जो प्रणाली है वो सरल होना चाहिए, कानून आसान होने चाहिए ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए और वो आसानी से इस प्रोसेस को पूरा कर सके। इसी को क्या कहा जाता है, सुविधाजनक। लेकिन भारत में कैसा है ये, जटिल। भारत में ये ढांचा अभी उतना कार्यकुशल नहीं है और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए समस्या उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हेडिंग, अस्थायित्व। अस्थायित्व, अस्थायित्व मतलब समझ रहे हैं, अस्थायित्व इसका मनीष भैया बताएं, बहुत अच्छा। हाँ, क्या बताया है मनीष, बार बार उसमें बदलाव न किया जाए, कर में अस्थायित्व होना चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो इससे भी क्या होता है, समस्या होती है लोगों को। यानी कि कर में अस्थायित्व होना चाहिए, जल्दी से परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसमें दो लाइन लिख लीजिएगा। कर प्रणाली में हमेशा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कर प्रणाली में हमेशा परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
यद्यपि उसमें अस्थायित्व का बना रहना आवश्यक है, यद्यपि उसमें अस्थायित्व का बना रहना आवश्यक है, नहीं तो कर प्रशासन में समस्या आ सकती है, नहीं तो कर प्रशासन में समस्या आ सकती है। अब रीडिंग कीजिएगा कराधान की प्रणाली। कराधान की प्रणाली, कराधान की प्रणाली, मेथड्स ऑफ टैक्सेशन, कराधान की प्रणाली। इसमें नोट कीजिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था में करारोपण अथवा कराधान, किसी भी अर्थव्यवस्था में करारोपण अथवा कराधान करारोपण अथवा कराधान सरकार द्वारा स्वयं के पक्ष में, सरकार द्वारा स्वयं के पक्ष में किसी नागरिक से उसकी आय पर, स्वयं के पक्ष में किसी नागरिक से उसकी आय पर, कॉमा संपत्ति पर, किसी नागरिक से उसकी आय पर, संपत्ति पर अथवा उसकी आर्थिक गतिविधियों पर लगाए गए, अथवा उसकी आर्थिक गतिविधियों पर लगाए गए कर को वसूले जाने की प्रक्रिया होती है। गतिविधियों पर लगाए गए कर को वसूले जाने की प्रक्रिया होती है। आगे, कर एक अनिवार्य भुगतान है जो एक व्यक्ति, परिवार, कर एक अनिवार्य भुगतान है जो एक व्यक्ति, परिवार, कर एक अनिवार्य भुगतान है जो एक व्यक्ति, परिवार या फर्म द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल की आशा से, व्यक्ति, परिवार या फर्म द्वारा, फर्म मतलब उद्योग या फर्म द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल की आशा से, फर्म द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल की आशा से दिया जाता है, बिना किसी प्रतिफल की आशा से दिया जाता है। जब करों को लोगों की भुगतान क्षमता के आधार पर, जब करों को लोगों की भुगतान क्षमता के आधार पर लगाया जाता है, जब करों को लोगों की भुगतान क्षमता के आधार पर लगाया जाता है, तो इसे करों में न्यायशीलता की स्थिति कहा जाता है। तो इसे करों में न्यायशीलता की स्थिति कहा जाता है। तो इसे करों में न्यायशीलता की स्थिति कहा जाता है। अर्थात धनी वर्ग पर अधिक तथा निर्धन वर्ग पर कम, अर्थात धनी वर्ग पर अधिक और निर्धन वर्ग पर कम कर लगाया जाता है। धनी वर्ग पर अधिक और निर्धन वर्ग पर कम कर लगाया जाता है। इसमें क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर, इसमें क्षैतिज
एवं ऊर्ध्वाधर समानता का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर समानता का विशेष ध्यान दिया जाता है। जब समान स्तर के व्यक्तियों द्वारा समान स्तर के व्यक्तियों द्वारा समान कर का भुगतान किया जाए तो समान स्तर के व्यक्तियों द्वारा समान कर का भुगतान किया जाए तो उसे क्षैतिज समानता वहीं आर्थिक रूप से सशक्त लोगों द्वारा ज्यादा तथा अपेक्षाकृत कम धनी लोगों द्वारा कम धनी लोगों द्वारा कम कर भुगतान को ऊर्ध्वाधर समानता कहते हैं। अपेक्षाकृत कम धनी लोगों द्वारा कम कर भुगतान को ऊर्ध्वाधर समानता कहते हैं। यानी कि सरकारें दो प्रकार के टैक्स लगाती है, एक आपका क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब होता है कि पैरेलल, यानी कि समान आय के लोगों के ऊपर समान कर आरोपित करती है सरकार। और ऊर्ध्वाधर मतलब कि जो ज्यादा आय वाले हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स और जो कम आय वाले हैं उनके ऊपर कम टैक्स। इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर कर प्रणाली। बात समझ में आ गया? आगे बढ़िए। नेक्स्ट हेडिंग, प्रतिगामी कर प्रणाली। प्रतिगामी कर प्रणाली। प्रतिगामी कर प्रणाली। इसका मतलब जानते हैं? प्रतिगामी कर प्रणाली किसे कहते हैं? जब आय बढ़ने के साथ साथ कर का दर जो है वो क्या हो जाए? घटता जाए, तब उसे क्या कहेंगे? प्रतिगामी कर प्रणाली। नोट कीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे। यदि कर की दर आय में वृद्धि के साथ क्रमशः घटती जाए, यदि कर की दर आय में वृद्धि के साथ क्रमशः घटती जाए तो उसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। तो उसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। प्रतिगामी कर प्रणाली में करों का वास्तविक भार, प्रतिगामी कर प्रणाली में करों का वास्तविक भार किसमें पड़ेगा? धनी पर या निर्धन पर? प्रतिगामी कर प्रणाली में करों का वास्तविक भार किस पे पड़ेगा? निर्धन पर, क्योंकि आय बढ़ने के साथ कर घट रहा है और आय किसका बढ़ेगा? धनी का। तो इसका मतलब उसको कम टैक्स देना है और जिसका नहीं बढ़ रहा है उसको ज्यादा टैक्स देना है। तो कर का ज्यादा भार किस पे पड़ रहा है? निर्धन के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, वो कीजिएगा। प्रतिगामी कर प्रणाली में करों का वास्तविक भार
धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। प्रतिगामी कर प्रणाली में करों का वास्तविक भार धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। आगे, इस प्रणाली में उच्च आय अर्जक की तुलना में इस कर प्रणाली में उच्च आय अर्जक की तुलना में इस कर प्रणाली में उच्च आय अर्जक की तुलना में निम्न आय अर्जक से आय का बड़ा प्रतिशत निम्न आय अर्जक से आय का बड़ा प्रतिशत कर के रूप में लिया जाता है। निम्न आय अर्जक से आय का बड़ा प्रतिशत कर के रूप में लिया जाता है। प्रतिगामी कर व्यवस्था अधिक आय अर्जक प्रतिगामी कर व्यवस्था अधिक आय अर्जित करने वाले प्रतिगामी कर व्यवस्था अधिक आय अर्जित करने वाले अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है। अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। जैसे एक डायग्राम बनाने की इस तरह 10%, 20% और ये 30%, यहाँ भी 10%, 20% और 30%। अब आप देखेंगे जिनका आय ज़्यादा उनको कर कम देना है और जिनका आय कम उनको टैक्स ज़्यादा देना है। यानी कि इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपका इस तरह से गया। अब जो 30% का टैक्स दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं? जिनका 10% आय है वो कितना देंगे? 30%। और जिनका 20% आय है, मतलब आय है 20, मतलब लाख 20 को ले लीजिए, लाख में लाख में आए हैं और ये आपका प्रतिशत, यानी कि जो 10 लाख कमा रहा है वो कितना दे रहा है? 30%। जो 20 लाख कमा रहा है वो कितना दे रहा है? 20%। और जो आपका 30 लाख कमा रहा है वो कितना दे रहा है? 30 लाख कमा रहा है वो कितना दे रहा है? 10%। यानी कि जो सबसे कम कमा रहा है 10 लाख वो सबसे ज़्यादा दे रहा है 30%, और जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है 30 लाख वो सबसे कम दे रहा है कितना? 10%। इस तरह से इसको जो है किया जाता है व्यक्त आपका, यानी कि टैक्स की जो दर है वो घटती जा रही है आय बढ़ने के साथ। और ऐसा उपयोग कर का, यानी कि प्रतिगामी कर प्रणाली का उपयोग कौन से लोग करेंगे या कंट्रीज करेंगे? जहाँ पे वो अधिक आय बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब ऐसे में हर कोई चाहेगा कि मेरी आय दिन प्रतिदिन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि जितना ज़्यादा आय बढ़ेगा उतना ही हमें कम कर देना पड़ेगा। और कर से हर कोई छूट लेना चाहता है, तो छूट लेने का एक ही तरीका है कि आप अपनी आय बढ़ाइए, और जितना ज़्यादा आय बढ़ाएंगे उतना ही कर कम देना पड़ेगा। इससे क्या होगा? प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, विकास की दर बढ़ेगी और लोग आगे बढ़ने के लिए, ज़्यादा आय अर्जित करने के लिए मोटिवेट होंगे, वो अपनी आय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये किसको मोटिवेट करने के लिए किया जा रहा है? आय बढ़ाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। इसको कौन सा कर प्रणाली कहेंगे? प्रतिगामी कर प्रणाली कहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, आनुपातिक कर प्रणाली। आनुपातिक कर प्रणाली, आनुपातिक कर प्रणाली। आनुपातिक कर प्रणाली
इसमें नोट कीजिएगा, यदि कर की दर आय में परिवर्तन के साथ भी, यदि कर की दर आय में परिवर्तन के साथ भी, यदि कर की दर आय में परिवर्तन के साथ भी परिवर्तित ना हो, आय में परिवर्तन के साथ भी परिवर्तित ना हो, यानी विभिन्न आय वर्गों के करदाताओं के लिए, यानी विभिन्न आय वर्गों के करदाताओं के लिए, विभिन्न आय वर्ग के करदाताओं के लिए कर की दर एक समान हो तो, कर की दर एक समान हो तो ऐसी कर प्रणाली को, ऐसी कर प्रणाली को आनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। ऐसी कर प्रणाली को आनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। इसमें आय के प्रत्येक स्तर पर, इसमें आय के प्रत्येक स्तर पर कर की दर एक समान होती है। एक समान होती है। अतः यह करों में न्यायशीलता के सिद्धांत का, अतः यह करों में न्यायशीलता के सिद्धांत का करों में न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन नहीं करती। न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन नहीं करती और अमीर तथा गरीब दोनों पर समान कर का बोझ आरोपित करती है। और अमीर तथा गरीब दोनों पर समान कर का बोझ आरोपित करती है। समान कर का बोझ आरोपित करती है। इसको अगर आप डायग्राम से समझे, मान लीजिए आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये मान लेते हैं आपका कर का दर है, यानी कि कर की दर आपका प्रतिशत में है। अगर इसे आप करें तो ये क्या है, कर की दर है, इसमें प्रतिशत में, और यहाँ पे आपका आय हो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख और 60 लाख, यानी कि आय है लाख रुपए। आय है लाख रुपए में। अब यहाँ पे सरकार कह रही है जो 10 लाख कमा रहा है, 20 लाख, 30 लाख, 40, मतलब 10 लाख से लेके 60 लाख तक या जितना भी कमा रहा है, कोई भी इनके मतलब देश में कितना भी उसकी इनकम का सोर्स हो, सरकार ने कह दिया कि हम हर किसी से 30% ही टैक्स लेंगे। यानी कि टैक्स इसलिए होगा, चाहे वो 10 लाख कमा रहा है वो भी इतना ही देगा, 20 कमा रहा है वो भी उतना ही देगा, 10, 40, 50, मतलब कोई कितना भी इनकम कर रहा हो, टैक्स सबको कितना ही देना है, 30% देना है। इसी को क्या कहते हैं, अनुपातिक। एक अनुपात निश्चित कर दिया है सरकार ने कि इसी अनुपात में आपको 30% ही अपने आय का देना है। आप 10 लाख कमा रहे हैं तो भी 30% देंगे, आप 50 कमा रहे हैं तो भी अपने आय का 30% देंगे। इस कर प्रणाली को क्या कहेंगे, अनुपातिक कर प्रणाली। बात समझ में आया? किसी को कोई समस्या? नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा। प्रगतिशील या प्रगामी कर प्रणाली। प्रगतिशील या प्रगामी कर प्रणाली। ये भारत में, हाँ,
या किसी को प्रगामी कर प्रणाली भी कहते हैं। प्रगतिशील या प्रगामी कर प्रणाली, इसमें 2 लाइन नोट कीजिएगा। यदि आय में वृद्धि के साथ कर की दर में भी वृद्धि हो जाए तो, यदि आय में वृद्धि के साथ कर की दर में भी वृद्धि हो जाए तो, यदि आय में वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि हो जाए तो ऐसी कर प्रणाली को प्रगतिशील या प्रगामी कर प्रणाली कहते हैं। तो ऐसी कर प्रणाली को प्रगतिशील या प्रगामी कर प्रणाली कहते हैं। प्रगतिशील या प्रगामी कर प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार कर का वास्तविक भार, इस प्रकार कर का वास्तविक भार, इस प्रकार कर का वास्तविक भार धनी व्यक्तियों पर अधिक, धनी व्यक्तियों पर अधिक तथा निर्धन व्यक्तियों पर कम पड़ता है। धनी व्यक्तियों पर अधिक तथा निर्धन व्यक्तियों पर कम पड़ता है। निर्धन व्यक्तियों पर कम पड़ता है। यह एक बेहतर कर प्रणाली होती है। यह एक बेहतर कर प्रणाली होती है। यह एक बेहतर कर प्रणाली होती है क्योंकि करों के भुगतान में न्यायशीलता का सिद्धांत अपनाया जाता है। क्योंकि करों के भुगतान में न्यायशीलता का सिद्धांत अपनाया जाता है। न्यायशीलता का सिद्धांत अपनाया जाता है। भारत में आयकर ऐसा कर है। भारत में आयकर ऐसा कर है जिसकी प्रवृत्ति प्रगतिशील कर की है। भारत में आयकर ऐसा कर है जिसकी प्रवृत्ति प्रगतिशील है। जिसकी प्रवृत्ति प्रगतिशील है। जैसे मान लेते हैं आपका 10%, 20%, 30%, ये हो गया आपका कर की दर 10%, 20%, 30%। अब आय की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, 15 लाख कमा रहा है, तो उसको किस तरह से देना होगा? 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख। तो 5 लाख कमाने वाला कितना देगा? 10%। 10 लाख कमाने वाला 20% और 15 लाख कमाने वाला 30% कर देगा। ये सब भारत में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? भारत में। और कौन से उसमें? आय कर। आय बढ़ने के साथ साथ आपके ऊपर कर का दर बढ़ता जाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रगतिशील या प्रगामी कर प्रणाली। नेक्स्ट हेडिंग, अवक्रमिक कर प्रणाली। अवक्रमिक कर प्रणाली। अवक्रमिक कर प्रणाली नोट कीजिएगा। अवक्रमिक कर
कर प्रणाली एक ऐसी कर प्रणाली है जिसमें कर अवक्रमिक कर प्रणाली एक ऐसी कर प्रणाली है जिससे अवक्रमिक कर प्रणाली एक ऐसी कर प्रणाली है जिससे प्रारंभ में कर की दर आय बढ़ने के साथ बढ़ती है, जिससे प्रारंभ में कर की दर आय बढ़ने के साथ बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद कर की दर स्थिर अथवा निश्चित हो जाती है। इसमें एक सीमा के बाद कर की दर एक निश्चित सीमा के बाद कर की दर स्थिर अथवा निश्चित हो जाती है। स्थिर अथवा निश्चित हो जाती है, चाहे आय कितनी भी हो, चाहे आय कितनी भी हो, चाहे आय कितनी भी हो। अवक्रमिक कर प्रणाली प्रगतिशील एवं अवक्रमिक कर प्रणाली प्रगतिशील एवं आनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण है। अवक्रमिक कर प्रणाली प्रगतिशील एवं आनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण है। उदाहरण स्वरूप एक देश में 10 लाख ₹10 लाख तक की आय पर एक देश में ₹10 लाख तक की आय पर कर की दर 10% है। एक देश में ₹10 लाख तक की आय पर कर की दर 10% है। उसके बाद ₹10 लाख से ₹20 लाख तक, उसके बाद ₹10 लाख से ₹20 लाख तक की आय पर कर की दर 20% है, 20% है तथा या एवं ₹20 लाख से अधिक आय होने पर ₹20 लाख से अधिक आय होने पर कर की दर को 20% पर ही स्थिर रखा जाता है। ₹20 लाख से अधिक आय होने पर कर की दर को 20% पर ही स्थिर रखा जाता है, चाहे आय में कितनी भी वृद्धि क्यों ना हो, चाहे आय में कितनी भी वृद्धि क्यों ना हो। अब इसको अगर आप डायग्राम से बनाना चाहें, मान लीजिए किसी की आय 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, 40% है आय का, और आय है आपका 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 40 लाख, इस तरह से बढ़ता जाएगा। इधर आपका कर है प्रतिशत में और इधर है आय लाख या लाखों।
लेकिन इसके बाद आपकी आय 30 लाख हो जाए, 40 लाख हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, कितना भी हो जाए, आपकी जो कर की दर है वो क्या हो गई, वो हो गई फिक्स्ड। अब आपको केवल कितना ही देना है, 20%, मतलब 20% ही आपको देना है, उससे ज़्यादा आपका कर का टैक्स नहीं बढ़ेगा, मतलब दर नहीं बढ़ेगी। यानी कि शुरुआत में बढ़ रहा है जितना इनकम, उसी हिसाब से आपको देना है कर। तो कौन सी प्रणाली, मतलब जो आपको प्रगामी या प्रगतिशील कहिए, क्योंकि बढ़ रहा है, प्रगति हो रहा है। लेकिन आनुपातिक में भी क्या था, एक निश्चित अनुपात था ना, वैसे ही एक मतलब अमाउंट के बाद जितनी वहाँ की गवर्नमेंट फिक्स करे कि 20 लाख के बाद, 30 लाख के बाद नहीं बढ़ेगा, वहाँ से फिर वो नहीं बढ़ेगा, चाहे आपका इनकम कितना भी बढ़ता चला जाए। इसी को क्या कहेंगे, अवक्रमिक कर प्रणाली कहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, करों का वर्गीकरण। करों का वर्गीकरण, करों का वर्गीकरण। हेडिंग कीजिएगा प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर के नीचे आपको बनाना है, जैसे आपका पेज है, इसे एक लाइन कीजिए, इधर लिखिए प्रत्यक्ष कर से लाभ और इधर हानि, लाभ और हानि। प्रत्यक्ष कर के नीचे दो भागों में बांटिए पेज को, एक तरफ लाभ, दूसरी तरफ हानि। लाभ की साइड में लिखिएगा प्रत्यक्ष कर प्रगामी प्रवृत्ति के होते हैं, प्रत्यक्ष कर प्रगामी प्रवृत्ति के होते हैं, प्रत्यक्ष कर प्रगामी प्रवृत्ति के होते हैं। प्रगामी मतलब प्रोग्रेसिव, प्रगामी प्रवृत्ति के होते हैं, प्रवृत्ति मतलब नेचर, प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात कम आय पर कर की दर निम्न, अर्थात कम आय पर कर की दर निम्न और अधिक आय पर कर की दर उच्च होती है। अर्थात कम आय पर कर की दर निम्न और अधिक आय पर कर की दर उच्च होती है। ये तो लाभ है। अपोजिट साइड में लिखिएगा हानि में प्रत्यक्ष कर बचत और निवेश को हतोत्साहित करता है। प्रत्यक्ष कर बचत और निवेश को हतोत्साहित करता है। कैसे करता है, एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? मैम जैसे कि जो ज़्यादा आय वर्ग है उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो वो सोचेंगे कि हमारी आय ज़्यादा होगी तो हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो अपनी आय वो कम करेंगे। ये तो मैं भी एक तो ये हो गया। चलिए और कोई? और मैम निवेश, अगर वो निवेश करेंगे तो इनकम भी उसी हिसाब से प्राप्त करेंगे, तो वो निवेश ही नहीं करना चाहेंगे और वस्तु। इसके अलावा कोई पक्ष दिख रहा है? यानी जैसे मान लीजिए आपके पास इनकम ज़्यादा हो रहा है, तो आपको अपनी इनकम का एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को देना होगा बिना किसी प्रतिफल के। तो आपकी जो बचत है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। जब बचत ज़्यादा होता है तभी आप निवेश ज़्यादा करते हैं, जब आपकी बचत कम होती है तो आप निवेश भी कम करते हैं। यानी कि जो आपने इनकम गेन किया उसका एक बड़ा अमाउंट आप सरकार को दे दिए, जिससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ टैक्स के रूप में। तो आपकी बचत प्रभावित हो गई ना, क्योंकि बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट के पास चला गया। और जब बचत प्रभावित हो जाएगी तो निवेश भी प्रभावित हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष जो टैक्सेस हैं क्या करते हैं, बचत और निवेश पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लाभ में नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यक्ष कर करदाता की क्षमता के अनुसार आरोपित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर करदाता की क्षमता के आधार पर आरोपित किए जाते हैं। करदाता की क्षमता के अनुसार आरोपित किए जाते हैं। प्रत्येक करदाता को कर मुक्त भत्ते मिलते हैं। प्रत्येक करदाता को कर मुक्त भत्ते मिलते
पर कर अदा करना होता है। प्रत्येक करदाता को कर मुक्त भत्ते मिलते हैं और केवल आमदनी पर कर अदा करना होता है। प्रत्येक करदाता को या प्रत्येक आपने क्या लिखा, प्रत्येक करदाता को कर मुक्त भत्ते मिलते हैं और केवल आमदनी पर कर अदा करना होता है। हानि में लिखिएगा, आय पर प्रत्यक्ष कर लगता है, आय पर प्रत्यक्ष कर लगता है, आय पर उच्च प्रत्यक्ष कर लोगों को, आय पर उच्च प्रत्यक्ष कर लोगों को कार्य करने और मेहनत करने के लिए, लोगों को कार्य करने और मेहनत करने के लिए हतोत्साहित करता है। उच्च प्रत्यक्ष कर लोगों को कार्य करने और मेहनत करने के लिए हतोत्साहित करता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जितना अधिक वो कमाएंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि जितना अधिक वो कमाएंगे उतना अधिक कर देना होगा। क्योंकि लोग जानते हैं कि जितना अधिक वो कमाएंगे उतना अधिक कर देना होगा। तो दोनों बातें समझ में आ गई। एक तो निवेश और बचत हतोत्साहित होगा, दूसरा लोग कहीं ना कहीं हतोत्साहित होंगे क्योंकि उनको पता है जितना ज़्यादा इनकम गेन करेंगे उतना ही ज़्यादा उनको टैक्स भी देना पड़ेगा। ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, लाभ में लिखिएगा, प्रत्यक्ष कर की गणना आसानी से की जा सकती है। प्रत्यक्ष कर की गणना आसानी से की जा सकती है और उसी अनुसार उसको खर्च करने का ढांचा भी, और उसी अनुसार उसे खर्च करने का ढांचा भी तैयार किया जा सकता है और उसी अनुसार उसको खर्च करने का ढांचा भी तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यक्ष कर नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को भी, प्रत्यक्ष कर नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को भी, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को भी हतोत्साहित करता है। हतोत्साहित करता है क्योंकि उच्च कारपोरेट टैक्स और उच्च आय पर लगाया जाता है। उच्च कारपोरेट टैक्स और उच्च आय पर लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लाभ में लिखिएगा, प्रत्यक्ष कर से सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष कर से सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होती है। सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होती है क्योंकि इसके संग्रहण में खर्च कम होता है। क्योंकि इसके संग्रहण में खर्च कम होता है इसलिए यह किफायती भी होता है। क्योंकि इसके संग्रहण में खर्च कम होता है इसलिए यह किफायती भी होता है। वैसे रिपीट कर
कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर से सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है, क्योंकि इसके संग्रह में खर्च कम होता है, इसलिए यह किफायती होता है। अब हानि में लिखिएगा, प्रत्यक्ष कर से कर वंचना बढ़ती है। प्रत्यक्ष कर से कर वंचना, वंचना मतलब चोरी। प्रत्यक्ष कर से कर वंचना भी बढ़ती है, वंचना बढ़ती है, क्योंकि लोग कर देने से बचने के लिए, क्योंकि लोग कर देने से बचने के लिए तरह तरह के झूठे निवेश और तरह के झूठे निवेश और प्रमाण पत्र बनवाते हैं। तरह के झूठे निवेश और प्रमाण पत्र बनवाते हैं। परिणाम स्वरूप सरकारी राजस्व की हानि होती है। परिणाम स्वरूप सरकारी राजस्व की हानि होती है। तरह के झूठे निवेश और प्रमाण पत्र बनवाते हैं। परिणाम स्वरूप सरकारी राजस्व की हानि होती है। तो ये है आपके प्रत्यक्ष कर के फायदे, और फायदे जितना है लगभग उतने ही नुकसान भी है, क्योंकि सरकार उसको सही तरीके से लागू नहीं कर पाती और सही तरीके से उसको वसूल नहीं पाती। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर। लास्ट वाला पॉइंट समझा दीजिए। लास्ट वाला पॉइंट, प्रत्यक्ष कर से कर वंचना बढ़ती है। मतलब जो सरकार डायरेक्ट टैक्स लगाती है, इससे कर की चोरी भी बढ़ती है, क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा होता है और हर कोई अपनी अमाउंट का एक बड़ा हिस्सा आसानी से सरकार को बिना किसी फायदे के देना नहीं चाहता। तो उस मतलब टैक्स के दर से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, तरह के झूठे निवेश दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, और जब कम अमाउंट का इन्वेस्ट होता है तो सरकार उसको मोटिवेट करती है, उस पर छूट देती है, तो वो उस छूट को प्राप्त करना चाहते हैं और भी बहुत सारे प्रमाण पत्र वो बनवाते हैं जो छूट के दायरे में उनको लेके आता है। तो इससे क्या होता है, सरकार को नुकसान होता है, जो सरकार को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, इससे बचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दर ज़्यादा है, इसलिए वो देने से बचते हैं। बात समझ में आए, यही बात कर रहा है इसमें। तो अभी आप लोग पानी पी लीजिए, फिर हम लोग आगे क्लास लेंगे।